नेक्स्ट जो ड्रग हमने देखनी है वो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेटफॉर्मिन। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट में इसको एज ए ड्रग ऑफ चॉइस जो है हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहली ड्रग फर्स्ट लाइन थेरेपी में मेटफॉर्मिन देते हैं। अब पीछे जो हमने पढ़ा है सल्फोनाइलूरियाज एंड ग्लेनाइड्स पढ़े हैं, वो जो है वो इंसुलिन स्क्रीटागोजेस थे, मीन्स वो इंसुलिन की सिक्रीशन हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। बट मेटफॉर्मिन डिफर करता है उनसे ऐसे कि ये सेंसिटाइज़र है, ये इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन जो है उसको इंक्रीज़ करता है। अच्छा, सेंसिटाइजेशन मीन्स कि हमारे सेल्स जो है ना वो कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं इंसुलिन के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमने पढ़ा था कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना इंसुलिन के लिए वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये इस तरह करते हैं इंसुलिन सेल का रिस्पॉन्स इंक्रीज़ करते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं मतलब इंसुलिन का अपटेक जो है, इंसुलिन को जो रिस्पॉन्स है इंसुलिन का वो सेल में बढ़ाते हैं ताकि वो ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो और ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखा जाए। हाई ब्लड ग्लूकोज से ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। इसमें जो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है ना वो लो है। क्यों इसमें लो क्यों है? क्योंकि सल्फोनाइलूरियाज और बाकी जो हमने स्क्रीटागोजेस पढ़े, ठीक है, जो सल्फोनाइलूरियाज पढ़े हमने और ग्लेनाइड्स पढ़े, वो इस तरह करते हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन ही इंक्रीज़ कर देते हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट भी जो है वो, हाइपोग्लाइसीमिया के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से। लेकिन ये जो है ये सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, ठीक है, सेंसिटाइजेशन जो है इंक्रीज़ करेगा, मतलब सेल का जो रिस्पॉन्स है ना इंसुलिन की वजह इंक्रीज़ करेगा। हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज की टॉलरेंस जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। ग्लूकोज की टॉलरेंस मीन्स हमें पता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर जो है उसमें इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है, इंसुलिन से की जो सिक्रीशन होती है, बीटा सेल्स जो होते हैं या तो कम होते हैं या होते भी हैं तो इंसुलिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं, बट हमारे सेल्स जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो शो नहीं करते। हमारे सेल्स की जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो जब होता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है ग्लूकोज को, उस टॉलरेंस को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? बेजल मतलब नॉर्मली मेटाबॉलिक रेट पे और पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल क्या करती हैं, मेटफॉर्मिन क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है? अब मेटफॉर्मिन जो है ना हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन कम करता है। हेपेटिक लिवर की ग्लूकोज की प्रोडक्शन कैसे कम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रिवेंट करके, मतलब ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही होती है फ्रॉम फैट या प्रोटीन, उसको कम करके, ठीक है, या फिर ऑलरेडी स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन होता है वो जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है ग्लूकोज में, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको कम करके, ताकि मज़ीद ग्लूकोज जो है वो ना बने। अब हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स तो कर नहीं रहे होते, तो जो अपटेक होता है ना ग्लूकोज का सेल में अपटेक होता है। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये इंसुलिन को रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, उसका अपटेक जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे सेल्स, वो तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। तो उसी चीज़ को पूरा करने के लिए ना जो लिवर है वो और ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहा होता है। हालांकि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो कम होती है, जिसको मेटफॉर्मिन जो है जिसको नॉर्मलाइज करता है। अच्छा, और कैसे करता है जनाब ये ग्लूकोज की का जो लेवल है हमारे ब्लड में कैसे कम करता है? हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ना ग्लूकोज की, वो क्या कर देता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसको स्लो कर देता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको स्लो कर देता है ना, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है ना जो ज़्यादा होता है उसको क्या कर देता है, सॉरी ये एरो ऊपर है, ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है,
कम कर देता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर देता है, इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब करने की मज़ीद टेंडेंसी को रिड्यूस करके, ताकि मज़ीद ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब ना हो। पेरिफेरी ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देता है, मीन्स हमारे सेल में ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी और यूटिलाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। ये जो है ना वेट लॉस भी कॉज करता है, तो इसका ऑफ लेबल यूज़ होता है वेट लॉस के लिए और PCOS के पेशेंट्स में इसका ऑफ लेबल यूज़ है। ग्लूकोफेज के नाम से इसकी टैबलेट आती है, ठीक है, 500 mg, और उसमें ये आप PCOS के पेशेंट को भी दे सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी ऑफ लेबल। वैसे हम इसको अकेला यूज़ करते हैं स्टार्ट में, फर्स्ट लाइन ड्रग है हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में देते भी हैं बाकी ड्रग्स के साथ, लेट्स सपोज ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, वो मैनेज इस तरह नहीं हो रहा, तो हमने इसको डोजेज में एडजस्टमेंट करनी होती है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ना हो। ओके, फिर हमने जो है ना इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखनी है। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये देखनी है कि GITs में इसकी एब्जॉर्प्शन जो है बहुत अच्छी होती है, ओरली इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। और ये कोई प्रोटीन बाउंड ड्रग भी नहीं है कि प्रोटीन के साथ बाइंड कर जानी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और इसकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, ठीक है। और यूरिन में जो है ना रीनल रूट से इसकी जो है वो एक्सक्रीशन होती है। अब हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो एडवर्स इफेक्ट देखना है। एडवर्स इफेक्ट में हम ये चीज़ देखेंगे कि ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ही होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि जो GIT है ना, GIT के एडवर्स इफेक्ट, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, जो बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है, इनको आप ठीक कर सकते हैं टाइट्रेट करके, एडजस्ट करके मेटफॉर्मिन की डोज को स्लोली, या फिर हम इसको अगर हम खाने के साथ दें ना, फूड के साथ, तो तब हम ये GIT के एडवर्स इफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं। रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट में बिल्कुल नहीं देना, स्पेशली जिसमें रीनल क्लियरेंस कम होती है जिन पेशेंट्स में, उनको नहीं देना ड्यू टू रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा ना ये कॉमन कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट देखिए। लेकिन ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कैसे करता है? अब हमने ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक चीज़ देखी थी, ये यहाँ पे हमने देखा है ना कि हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन कैसे कम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मैकेनिज्म को कम करके। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के मैकेनिज्म को कम कैसे करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस जब हो रही होती है ना, तो एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज। असल में ना ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, मेटफॉर्मिन। अब जो पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है ना, ये पायरोविक एसिड को ना ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करा रहा होता है। ये इस एंजाइम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हेपेटिक जो मेटाबॉलिज्म होती है ना लैक्टेट की, उसको वैसे भी ये क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। लैक्टेट की मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। दूसरा इसका ना नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट भी है, मतलब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको भी कम करता है हार्ट की, जिसकी वजह से लैक्टेट वैसे इंक्रीज हो जाता है, लैक्टेट की एक्युमुलेशन लग जाती है, ठीक है। और ये रीनल क्लियरेंस भी ना कम करता है लैक्टेट की। ओवरऑल जो है ये लैक्टिक एसिडोसिस कॉज कराता है और उसको रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट पे को भी एडमिशन नहीं करते, एक्यूट एम्फाई के पेशेंट नहीं करते। इसका नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट भी है, ठीक है, और ये लैक्टेट इंक्रीज भी करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक होते हैं, जो अल्कोहलिक अब्यूज होते हैं, ठीक है, और उनमें बिल्कुल भी नहीं देते ये, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज पेशेंट में नहीं देते। इसके अलावा MI के पेशेंट में नहीं देते, हार्ट फेलियर के मीन्स पेशेंट में नहीं देते, सेप्सिस के पेशेंट में नहीं देते, जिसको सेप्सिस के चांसेस होते हैं तब नहीं देते, या फिर जिनमें रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं ना उनको नहीं देते। और फिर इसका एक और एडवर्स इफेक्ट जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट में, जो मेटफॉर्मिन इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा होता है, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से, ठीक है। तो हमें ये है कि हम देखें पीरियोडिक मेजरमेंट करें विटामिन B12 की, तो ये चीज़ रिकमेंडेड होती है उन पेशेंट्स में जिनको स्पेशली एनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस जिनमें ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें जो है वो ज़्यादा होती है, तो उनको जो है हम विटामिन B12 की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो साथ में हमें इन ड्रग्स में इनमें जो है
मेटफॉर्मिन जो ले रहे होते हैं ना उनमें करना होता है। मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद, क्योंकि इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज की कम होती है ना, उधर से है कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन भी जो है ना वो इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इन पेशेंट्स में ना हमें विटामिन B12 के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको एडमिनिस्टर जो है कराना होता है। ठीक है।